बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 फिजिक्स, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स या ICS पार्ट 1 फिजिक्स भी कहा जाता है। आज हम उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इस्लामाबाद बोर्ड से बिलोंग करें यानी कि फेडरल बोर्ड से बिलोंग करें, लाहौर बोर्ड से, आप रावलपिंडी बोर्ड से, चाहे आप गुजरांवाला बोर्ड से बिलोंग करें, गुजरात बोर्ड से, फैसला बोर्ड से, यानी कि आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एक रिसर्च यानी कि सर्च के बाद फिर आपको बताया जा रहा है कि आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो मस्ट करने चाहिए। हाँ, इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो वो भी साथ कर लें। वो तो आपको पता है कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने लगी है। आपको FSC के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1। इसका आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में ऐसा है जो आपने करना है। पहले हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर, मतलब आपको पता ये होना चाहिए कि आप चाहे जिस मर्जी बोर्ड से बिलोंग करें पंजाब के अंदर, आपके हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज मौजूद होती है। उसके अंदर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। उनमें से हर चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से दो दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मस्ट आते हैं, चाहे आप जिस मर्जी बोर्ड से बिलोंग करें। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनमें से आपने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, प्लस उनका आंसर भी बताऊंगा। और ये आंसर आप स्टूडेंट्स अगर लो से लो स्टूडेंट्स भी हो ना, तो आपको ये आंसर जरूर याद होगा। FSC में ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान की इतनी ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती इंग्लिश की, कि जिसकी वजह से वो ठीक से याद कर पाए इंग्लिश को। तो आपकी आसानी के लिए इंतहाई आसान लैंग्वेज के अंदर ना आपको बताया जा रहा है कि आपने इस क्वेश्चन को इस तरह याद करना है। तो वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैंने पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, आप क्वेश्चन साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, आप उसकी पिक भी लेते जाइएगा। तो चलें अब हम मूव करते हैं पेज के ऊपर। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब आपको ये पेज नंबर 1 शो हो रहा है। एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है 1.1 क्वेश्चन आपका है, नेम सेवरल फिनोमिनन्स दैट विल बी रिपीटेड। अब ये जो क्वेश्चन है, चाहे आप लाहौर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, गुजरांवाला बोर्ड, या पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करें, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। सबसे ज्यादा दफा ना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो पेपर वाला आपको ये पूछता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, वो कौन से फिनोमिनन्स हैं जो बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं, जिनको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिनसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब वो चीज़ें जो बार बार रिपीट होंगी ना, बराबर वक्फों में, वक़्त के बराबर वक्फों में, जो बार-बार रिपीट होंगी, याद रखिएगा, उनको आप एज़ अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर पहले के वक़्त में क्या हुआ करता था कि आपके पास ये क्लॉक का सिस्टम, घड़ियों का सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो लोग जो टाइम है वो किस तरह उसको मेज़र किया करते थे। वो लोग ये देखते थे कि चाँद जो है वो कितनी दफ़ा रिवॉल्व हुआ है, सूरज कितनी दफ़ा रिवॉल्व हुआ है, वो शैडो की मदद से लोग क्या करते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, या लोग अपने टाइम को अज़्यूम कर लेते थे कि अब ये इतना टाइम हुआ है, अब 12 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजे हैं, ठीक है ना? इसी तरह अर्थ की मूवमेंट से पता चलाते थे। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने मोस्ट ईज़ी वे में आपसे मैंने शेयर किया। आपने सिर्फ़ इसी लैंग्वेज में लिखना है। हाँ, आप किसी भी की बुक को यूज़ करें, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आपसे, आपने एक्सप्लेन नहीं करना, बस इस क्वेश्चन को इसी तरह याद कीजिएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जल्दी से याद भी हो जाएगा, और पेपर में भी आपने इतना ही लिखना है, आपको पूरे बटा पूरे इसमें 2 बटा 2 नंबर आपको मिलेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है गिव ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स बताओ कि जब हम सिंपल पेंडुलम को ना एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, क्या हम सिंपल पेंडुलम के ऊपर जो हमने टाइम लिया होता है
उस सिंपल पेंडुलम के साथ जो भी चीज़ हमने बाँधी हो, उसको हम जब एज़ अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो उसके क्या-क्या डिसएडवांटेजेस मतलब क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये ड्रॉबैक्स की जगह वो वर्ड डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स और लिमिटेशन का वर्ड भी वो यूज़ कर सकता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर वो नहीं करता होता है, ठीक है ना? क्योंकि अभी आप लो लेवल के हो एफएससी को तो वो नेम को चेंज नहीं करता, आपको बिल्कुल सिंपल इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? अब देखो, जब हम ना टाइम पीरियड अब अगर आपको ये पता हो ना कि सिंपल पेंडुलम किसके ऊपर उसका टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 सिंपल पेंडुलम का ना टाइम डिपेंड करता है ग्रेविटी जी के ऊपर। लेकिन जी जो है ना, जी की वैल्यू नहीं डिपेंड करती सिंपल पेंडुलम के ऊपर। जी की वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। वो क्यों? जैसे आप ज़मीन से ज़्यादा ऊपर जाते जाएँगे, जी की वैल्यू तब्दील होती जाएगी, नेगेटिव में जाती रहती है। इस वजह से सिंपल पेंडुलम के ऊपर जो हमने टाइम मेज़र किया होता है, वो हम उसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते। इसी तरह अब देखो दूसरी रीज़न क्या है? क्योंकि सिंपल पेंडुलम है वो जो उसका उसके ऊपर जो टाइम है वो डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम जो है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ठीक है? जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा ही टाइम बताया जाएगा सिंपल पेंडुलम के ऊपर और लेकिन लेंथ जो है वो सिंपल पेंडुलम के टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेंथ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ये इसी तरह है कि अगर फ़र्ज़ करो आपके पास सिंपल पेंडुलम है और आप क्या करते हो एक एक 2 सिंपल पेंडुलम है, एक को ठंडे इलाके के अंदर ले गए, एक को गर्म इलाके के अंदर ले गए। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी याद रखिएगा लेंथ जो है वो ज़्यादा मैयर होती है, ठीक है? लेकिन जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्योंकि चीज़ें सिकुड़ती हैं इसलिए रीडिंग जो है वो कम से कम आती है, लेंथ भी कम हो जाती है चीज़ को मैयर करते वक़्त सिंपल पेंडुलम की। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस ड्रॉबैक्स हैं सिंपल पेंडुलम के ऊपर टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए इसको इसी तरह याद कीजिएगा आपने जिस मर्जी बुक से याद किया हुआ है ना ये सबसे इजी वर्ड है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ठीक है अब चलते हैं हम अपने पेज नंबर 2 के ऊपर चलेंगे इसका आधा आंस वहां पे लिखा हुआ है और पेज नंबर 2 के ऊपर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें अब आपका ये पेज नंबर 2 आपको शो हो रहा है इस पेज के ऊपर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे ये 1.3 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपके ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना बुक के ऊपर उसकी एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है 1.3 मैंने बिल्कुल उसकी नंबरिंग भी वही रखी हुई है ताकि आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो और मैं बार बार कह रहा हूँ ये 2007 से लेकर 2022 तक जब तमाम पंजाब बोर्ड के पेपर को उठाया गया ना तो उसने ये क्वेश्चन आपको मोस्ट रिपीटेड पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन ठीक है और आपको एक्सपीरियंस की बेस पर भी बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आपने बस याद करना है। अब 1.3 ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है कि जब हम सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल और किलोग्राम के अंदर, तो हम क्यों मेजर करते हैं? हम किलोग्राम में ही क्यों नहीं मेजर करते चीज़ों को? मोल में क्यों मेजर करना पड़ता है? तो इसका आंसर देखिए इंतहाई सिंपल वे में आपको बताया गया है। मोल में चीज़ों को तब मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स जब आपकी चीज़ें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आपके पास हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है जब आपकी चीज़ें एटम एटम की बात हम करें, मॉलिक्यूल की बात करें, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो वो जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना जो आपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं अब जब भी आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि देखो एटम्स मॉलिक्यूल ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि इनको इनको आम हाथ में भी इंसान नहीं उठा सकता ठीक है ना तो इसके लिए हम क्या मेजर करते हैं हम इसके लिए यूज करते हैं इनका वेट करने के लिए ना इन चीजों का वेट करने के लिए एटम का मॉलिक्यूल का आयन का यानी कंपाउंड का इनका वेट करने के लिए हम मोल को यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड ठीक है ना अब किलोग्राम हम किन चीजों के लिए यूज करते हैं जब हम हमारे पास जो मैक्सिमम लार्ज हैवी हैवी चीजें जब हमारे पास होती हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने चीनी लेनी है तो हम केजी में लेते हैं ठीक है ना तो ये चीजें क्या है इन चीज ये दिखाई भी देती हैं और हम इनको इनका वेट भी कर सकते हैं इनको इनके 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 अंदर कोई ना कोई वजन भी मौजूद होता है ठीक है यही देखें इसका पॉइंट नंबर 2 देखें कि मोल जो है वो माइक्रो लेवल पे है माइक्रो कहते हैं बहुत ही छोटे लेवल बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल की पैमाइश लेकिन जो किलोग्राम है वो है मैक्रो लेवल है यानी कि बड़े पैमाने की चीजों को जब हम मेजर करते हैं लाइक जैसे चीनी को मेजर करना हो हमने कोई वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह को मेजर करना हो तो हम केजी का यूज करते हैं आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे इनकी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया इनकी पिक भी साथ साथ लेते रहे हर पेज की अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी पेज के ऊपर 1.6 आप स्टूडेंट्स को शो हो रहा होगा कि 1.4 और 1.5 आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करेंगे ठीक है ना अब 1.6 क्वेश्चन आपको क्या कहता है जब आप सिंपल पेंडुलम से मेजर करते हैं कोई भी चीज तो एरर्स आते हैं तो बताएं कितने टाइप्स के एरर आते हैं आपको पता है दो टाइप के एरर आते हैं एक होता है सिस्टमेटिक एरर एक होता है रैंडम एरर सिस्टमेटिक एरर कब आता है जब आपकी जो मेजरमेंट है वो जीरो हो
ठीक है ना? मतलब जब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर नंबरिंग 00 ना शो हो रही हो। जैसे लाइक मिसाल के तौर पर अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएँ, तो जब वो पेट्रोल पंप पे आपको मीटर चेक करवाते हैं ना, तो वो ऊपर लिखा आता है 0 पॉइंट फिर 0 इस तरह। तो जब आपका इंस्ट्रूमेंट 0.0 इस तरह, मतलब जब आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो स्क्रीन है जो नज़र आ रही होती है आम पर्सन को, उसके ऊपर अगर 00 ना लिखे आएँ, तो याद रखना आपका सिस्टमैटिक एरर आएगा। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है सिस्टम का एरर, ठीक है ना? सिस्टम का मतलब है उस चीज़ का एरर जिस चीज़ से आप मेज़रमेंट ले रहे हो। और दूसरा ये कैसे आ सकता है सिस्टमैटिक एरर? ये आ सकता है पुअर कैलिब्रेशन से, या पुअर कैलिब्रेशन को आप आम अल्फाज में बताऊँ, पुअर रीडिंग। जब ना फ़र्ज़ करो आप 3 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए गए हो, अब वो क्या लिख देता है, वो ना उसने एक तो 0.00 नहीं किया मीटर को, और दूसरा उसने ना जब 3 लीटर पेट्रोल डालना है ना, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर 2.5 लीटर लिख दिया। तो वो क्या है, वो जो सिस्टम है वो पुअर कैलिब्रेशन करेगा, वो पुअर रीडिंग करेगा, वो उसको 3 लीटर काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब इसी तरह जो सेकंड एरर आता है वो आता है रैंडम एरर। और रैंडम एरर क्यों आता है? ये इंसान का फ़ॉल्ट हो सकता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट को पर्सन पर्सन जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है, उस पर्सन का फ़ॉल्ट हो सकता है, उसको ठीक तरह से वो आला, वो मशीन उसको ठीक तरह से यूज़ नहीं करनी आती। तो ये क्या है, ये 2 ऐसे एरर हैं जो सिंपल पेंडुलम में जब हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं, तो उसके अंदर ये 2 एरर्स हमें दिखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। देखते हैं अब आगे लास्ट क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये आपका पेज नंबर 3 है, इसके ऊपर ना, और ये हमारा लास्ट पेज है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको शो हो रहे होंगे। 1.7 पहले क्वेश्चन करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ ही नहीं आती। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.7 आपको ये कहता है कि जब हम ना, मुझे कहता है वो जब हम डायमेंशंस को यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या हमें ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैं, ठीक है ना? ल अ, उस उसकी वैल्यू क्या है? मतलब वो जो भी वैल्यू, मतलब 2 है, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, 4 है, कितनी है? हमारे पास अब आंसर देखिएगा, हमारे पास जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। अक्सर जो आप स्टूडेंट्स पढ़ते हो। जैसे जी एक कांस्टेंट है, जी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना? आप न्यूमेरिकल्स में जी की वैल्यू यूज़ करते हो। जब भी ग्रेविटी की बात आएगी, आप जो कांस्टेंट यूज़ करोगे, आप जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करोगे, वो जी यूज़ करोगे, ठीक है? इसी तरह जब ना स्प्रिंग स्प्रिंग की बात आएगी, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की बात आएगी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी या इनएलास्टिसिटी की बात आएगी, तो स्टूडेंट्स आप जो कांस्टेंट यूज़ करते हो, वो के यूज़ करते हो। कहता है अब बताओ, जब डायमेंशन में यूज़ किया जाता है कोई भी कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? आपको पता है, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू का भी पता है, जी की वैल्यू पता है। अब आप कहोगे क्योंकि डायमेंशन के अंदर कोई हमें वैल्यू नहीं मिलती, मतलब जब भी आप किसी भी फ़ॉर्मूले की डायमेंशंस लेते हो ना, तो उसकी वैल्यू नहीं आती, उसका आप सिर्फ़ यूनिट देखते हो, उसका वेक्टर, उसका फ़ॉर्मूला देखते हो, और आपको क्या मिल जाती है? उसकी डायमेंशन मिल जाती है। तो आप कहोगे क्योंकि डायमेंशन एक वैल्यू नहीं रखता, हम ना इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, क्यों? जैसे टाइम की देखो, टाइम का फ़ॉर्मूला क्या होता है? T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। यहाँ पे आपको L की डायमेंशन मिल जाती है, G की डायमेंशन मिल जाती है, L क्या है? लेंथ है, तो लेंथ आपको पता है ये किसमें आएगा? ये जैसे स्प्रिंग की एक लेंथ होती है, वो K, इसका K कांस्टेंट बन जाएगा। G मतलब ग्रेविटी का कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है। लेकिन 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होती, ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू होगी ना, याद रखिएगा, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकलेगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये 2 पाई की एक्चुअल के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। तो आपने अपने माइंड में यही रखना है कि इन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो है, वो कभी भी एक्सपेरिमेंट के अलावा हमें नहीं मिल सकती। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.7 है। अब ना क्वेश्चन 1.8 लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे, वो क्या है? कहता है मुझे डायमेंशन बताओ प्रेशर की, और डायमेंशन बताओ डेंसिटी की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर 1 साल छोड़ के दूसरे साल ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर वो ज़रूर पूछा जाता है, चाहे पंजाब के आप किसी भी बोर्ड से बिलॉन्ग करते हैं। तो स्टूडेंट्स डायमेंशन, जब अभी आपने डायमेंशन लेनी है ना, जैसे आपने प्रेशर की डायमेंशन लेनी है, तो आपको फार्मूला आना चाहिए कि उस प्रेशर का फार्मूला कहाँ से निकला है, ये फार्मूला क्या है, और फार्मूले
उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी डायमेंशन क्या है। अब देखिएगा इस पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है फार्मूला लिखा हुआ है प्रेशर का, उसकी डायमेंशन मैंने ले ली। दूसरी तरफ देखिए डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला लिखा होता है, डेंसिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना? तो डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो मास की डायमेंशन क्या है? आपको पता है ना, जो आपकी फिज़िकल क्वांटिटी हैं वो 2 तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। तो जो बेस क्वांटिटी हैं वो 7 होती हैं। अगर उन 7 क्वांटिटी की आपको डायमेंशन याद होती है ना, जैसे मास एक बेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। तो जहाँ पे स्मॉल एम आएगा, आप वहाँ पे कैपिटल एम लिखोगे। तो वॉल्यूम क्योंकि एक बेस क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायमेंशन आपको फिर फार्मूला लगा के निकालनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपने डायमेंशन निकालनी है, तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला ज़रूर आना चाहिए। ये थे आपके इस एक्सरसाइज़ के अंदर क्वेश्चन टोटल आपके पास 1.1 से लेकर 1.9 तक आपके बुक में लिखे हुए हैं। आप चाहे जिस मर्ज़ी बोर्ड से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी बुक सेम रहती है एफएससी की, ठीक है ना? और उसमें से आप 6 क्वेश्चन को करेंगे और काइंडली स्टूडेंट्स इन्हीं 6 क्वेश्चन को कीजिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड है। आपको ज़्यादा फोकस बाकी 3 क्वेश्चन के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह प्रिपेयर हो गए होंगे। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की भी और आपको बताने की कोशिश की है कि इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और ये सीरीज आपके सामने इसी तरह हर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन की भी बात की जाएगी, आपसे उनका भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अभी आपने देख भी लिया। और इसके अलावा आपको चैप्टर्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ये वीडियो हासिल करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।